हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसका मतलब है कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि आखिर केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। नाम से पता चल रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन में बहुत सा केमिकल सब्सटेंस आपस में कंबाइन करता होगा। नाम से पता चल रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन यानी बहुत सा केमिकल सब्सटेंस आपस में कंबाइन करता होगा और कंबाइन करके एक नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता होगा। ठीक है, ये इसके नाम से पता चल रहा है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि आखिर आखिर ये केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करता क्यों है, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता क्यों है। अगर केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो भी रहा है तो आखिर ये किस तरह से कैसे रिएक्शन कर लेता है कि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस को जानने के लिए हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे बहुत से साइंटिस्ट ने इन 18th century a number of scientists had been trying to find out the method for converting one chemical substances into another। यानी इसके लिए हमारे बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत दिन से ही कोशिश कर रहे थे कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कैसे किया जाए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए जितने भी केमिकल सब्सटेंस थे उन केमिकल सब्सटेंस का उन्होंने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सभी केमिकल सब्सटेंस के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी किया। ठीक है, और उसके स्टडी के बाद और केमिकल सब्सटेंस के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ लॉज दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ लॉ दिया। वो लॉ क्या था, सबसे पहला लॉ जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा लॉ उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ उन्होंने दिया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर 4 लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और नंबर लास्ट 5 लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम को हम गेल-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का भी नाम देते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने बहुत से केमिकल सब्सटेंस के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज के स्टडी के आधार पर उन्होंने बहुत से लॉ दिया और इन्हीं सब लॉ के कॉम्बिनेशन को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ चुके होंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम किस चीज का स्टडी करते हैं। ठीक है, कि आखिर किसी केमिकल सब्सटेंस को केमिकली कंबाइन करके दूसरे केमिकल सब्सटेंस में किस तरह से कन्वर्ट करना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कैन टेक पार्ट इन द रिएक्शन। यानी इन सब से रिलेटेड चीज के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं उस लॉ को क्या करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस देयर आर सो मेनी लॉज, है ना, वेयर गिवन बाय द साइंटिस्ट। और इसी कारण द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑल द लॉज वाज कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी कारण इन सभी लॉ के कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, हाँ, अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आखिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं किसे। ठीक है, और है क्या। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे।
आज हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लेकिन एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि ये जो 5 लॉ है, ये जो टोटल लॉ है, इन टोटल में जिससे फर्स्ट 4 लॉ जो है, ठीक है, फर्स्ट 4 लॉ जो है ये जो है मास रिलेशनशिप से रिलेटेड है ना। अपर 4 लॉज आर जस्ट रिलेटेड टू द मास रिलेशनशिप, ये मास रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जबकि लास्ट वन जो है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप बिटवीन गैसेस, यानी ये वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड है, जबकि ये चारों जो रूल्स है, ये चारों जो लॉ है, ये मास रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय एंटोनियो लेवोजियर इन 1774। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लेवोजियर के द्वारा दिया गया था इन 1774, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि एंटोनियो लेवोजियर जो है वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू लेवोजियर इट वाज सेड, इनके अनुसार कहा गया कि जिस तरह से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली मास आल्सो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास इज कंजर्व। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total mass is conserved, during a chemical reaction, ठीक है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है वो कंजर्व होता है ना, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि इन अनदर वर्ड वी कैन से इन फिजिकल प्रोसेस और इन केमिकल प्रोसेस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक चीज याद रखना यहां पर, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, नॉट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल सब्सटेंस एज अ रिएक्टेंट टेक पार्ट करता है, उसका जो मास होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, यानी रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Hence, according to the law of conservation of mass, we can say total mass of reactants before the chemical reaction is equal to the total mass of products after the reaction। ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना है यहां पर कि किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, नॉट इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, चलिए हम यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता क्या है। ठीक है, ये तो हम समझ चुके हैं कि टोटल मास किसी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होता है।
सपोज कर रहे हैं कि जब हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इफ रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर देन 2 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म। तो 2 मोल ऑफ H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब कर रहे हैं यहां पर कि 2 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 का मास जो होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है। यहां पर 2 मोल ऑफ H2 है, मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ग्राम, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से 1 मोल ऑफ O2 का जो मोलर मास होता है, 1 मोल ऑफ O2 का मोलर मास होता है वो कितना होता है, 32 ग्राम, ठीक है। जबकि यहां देखिए H2O के केस में हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16, यानी 1 मोल ऑफ H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। जबकि फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 2 मोल, यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी 2 मोल ऑफ H2 से अगर 1 मोल ऑफ O2 अगर रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इफ रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन 36 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म। तो 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ ये तो आपका क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, क्योंकि टोटल मास इज कंजर्व बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। जब ग्रेविन नाइट्रोजन अगर यहां पर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है एट वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट द लो टेम्परेचर अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब कह रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इफ रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट द लो टेम्परेचर अमोनिया गैस इज फॉर्म। तो यहां पर 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए तो यहां पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28 ग्राम। 1 मोल ऑफ H2 का मास 2 ग्राम, यहां पर 3 मोल है, कितना हो जाएगा, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इफ रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन, अब देखिए यहां पर 2 मोल ऑफ अमोनिया के 1 मोल का मास कितना, 14 और 3 से 17 ग्राम, जबकि यहाँ पर 2 मोल है, कितना हो जाएगा, 34 ग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिमिलरली 28 प्लस 6 ग्राम कितना हो जाएगा, 34 ग्राम, यहाँ भी आ रहा है आपका 34 ग्राम, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हेंस वी कैन से टोटल मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि टोटल मास कंजर्व होता है इन ए केमिकल रिएक्शन, नॉट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो कन्वर्ट होता है इन द एनर्जी, ठीक है। यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हेंस वी कैन से in case of nuclear reaction not only the mass but the sum of mass and energy is conserved, ठीक है। in case of nuclear reaction not only the mass, केवल मास नहीं बल्कि the sum of mass and energy is conserved during a nuclear reaction, but in case of chemical reaction total mass is conserved, ठीक है। and hence in another word we can say, और इसी कारण कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, और इसी कारण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए इजी केमिस्ट्री। थैंक यू।